देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लु मअरूफिन सदक़तुन, बुखारी शरीफ। हर भलाई सदका है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। बढ़ते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने श्री सेलम हादसे की तहकीकात के लिए महकमे सीआईडी को सौंपी है जिम्मेदारी। श्री सेलम हादसे में हलाक होने वाले इंजीनियर उज़्मा फातिमा के अफराद खानदान से वज़ीर दाखिला महमूद अली और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हुई है मुलाकात। और चीफ मिनिस्टर केसीआर और रियासती वजीर केटीआर के नाम पर धोखाधड़ी, करीमनगर का टीआरएस कायद हुआ है गिरफ्तार। रुख करते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। श्री सेलम हाइडल प्रोजेक्ट में पेश आए हादसे में फौत होने वाले असिस्टेंट इंजीनियर उज़्मा फातिमा, जो कि हैदराबाद के आजमपुरा के मुतवत्तिन हैं, रियासती वज़ीर दाखिला की पड़ोसी हैं। आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने फातिमा के घर पहुंचकर इनके वालिदैन से इजहार ताज़ियत किया और कहा कि उनके लिए काफ़ी दुख की बात है क्योंकि फातिमा उनकी पड़ोसी है, और इन्होंने ये भी बताया कि जब उन्हें मुलाजिमत मिली थी तब भी वो वज़ीर दाखिला से मिली थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से उनके लिए 25 लाख और ख़ानदान से एक फ़र्द को मुलाजिमत का ऐलान किया गया है। जो श्री सेलम हाइडल प्लांट है, वहाँ पर हादसे की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें वहाँ के डिप्टी इंजीनियर सिनाज गौड़ और हमारे महल्ले की ख़ास तौर से हमारी पड़ोसन जो लड़की है आज़िमा फातिमा का इंतकाल हुआ। उसका बहुत दुख का हम लोगों को, सारे लोगों के इंतकाल पर काफ़ी दुख है। और तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अहमियत दी डिपार्टमेंट को। आज हमारी स्टेट पावर में सरप्लस स्टेट है, और जिसमें हमारे सीएम साहब की हिकमत अमली, तमाम अहदेदारों का काम करने की वजह से बहुत पावर जनरेट हुआ है। आज हमारे पास सरप्लस पावर है। मैं तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जो पावर में सरप्लस किए, और जो कल का हादसा हुआ परसों का, उसके लिए बहुत गम का इज़हार करता हूँ। श्री सेलम हाइडल प्रोजेक्ट में पेश आए हादसे में फौत होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर उज़्मा फातिमा, जो कि हैदराबाद के आजमपुरा के मुतवत्तिन हैं, आज रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इनके मकान पहुंचकर इनके वालिदैन से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया है। बाद अज़ां सहाफ़ियों से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उनके वालिदैन के मुताबिक उज़्मा फातिमा सुरंग से बाहर आ गई थी, लेकिन दूसरों को रास्ता बताने के लिए वो वापस अंदर गई और दूसरों को तो बाहर निकाल पाई, लेकिन वो खुद अपनी जान कुर्बान कर दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फातिमा एक होनहार और बहादुर खातून थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि जो भी ऐलान हुकूमत ने इस महलूकीन को देने का वादा किया है, इस पर फौरी अमल किया जाए। कल जो श्री सेलम पावर प्लांट में जो हादसा हुआ, जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई, उन 9 लोग जो कल उस हादसे में उनकी मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसमें हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े की रहने वाली हमारी एक काबिल इंजीनियर भी थी, मोहतरमा उज़्मा फातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। मैं आज यहाँ पर आज़मपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ। और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्री सेलम पावर प्लांट में हादसा हुआ, उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिविजनल इंजीनियर भी थे।
میں آج جناب عبدالحق صاحب جو مرحومہ کے والد ہیں عظمیٰ فاطمہ کے، ان سے ملاقات کیا، اور یہ بات شاید کسی کو بھی نہیں معلوم، ان کے والد صاحب جناب عبدالحق صاحب نے اور ان کے بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ عظمیٰ فاطمہ ایک بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ تھی، اور بچپنے سے وہ بہت زیادہ پڑھائی میں ان کی دلچسپی تھی، محنت کرتی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کو میرٹ کی بنیاد پر شہر حیدرآباد کا جو سب سے بہترین انجینئرنگ کالج ہے CBIT میں، ان کو میرٹ میں الیکٹرانک انجینئرنگ میں ان کو کورس کرنے کا موقع ملا، ایڈمیشن ملا، اور پھر اس کے بعد ان کو تلنگانہ جینکو میں وہ امتحان لکھی، اس میں کوالیفائی ہوئی، اور وہاں پر بھی ان کو میرٹ کی بنیاد پر یہ اسسٹنٹ انجینئر کی ان کو ملازمت ملی۔ ان کے والد جناب عبدالحق صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جو CCTV کیمراز اس پاور پلانٹ میں لگے تھے وہ بتا رہے تھے کہ عظمیٰ فاطمہ تو باہر نکل چکی تھی ایک ٹنل سے، مگر وہ دوبارہ واپس آئی، کیونکہ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ کس ٹنل سے ان کو نکلنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بہادری کا کام ہے کہ عظمیٰ فاطمہ نے واپس آ کر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کی جان کو بچانے کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے وہ واپس آئے۔ اس CCTV کیمرے میں یہ دکھ رہا ہے صاف طور سے کہ عظمیٰ فاطمہ دوبارہ واپس آ کر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کی پوری کوشش کی، اس میں سے بعض لوگ نکل گئے، مگر افسوس کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کھو دیا اور عظمیٰ فاطمہ کی جان دوسروں کو بچانے میں چلی گئی۔ سری سلم تلنگانہ ہائیڈرل پاور پلانٹ میں پیش آئے حادثے میں فوت ہوئے انجینئرز و دیگر ملازمین کی ہلاکت پر اپنے شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے کہا کہ یہ ایک بدبختانہ واقعہ ہے جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ انہوں نے مرنے والے ملازمین کے ارکان خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ سری سلم پروجیکٹ میں پیش آئے حادثے میں مہلوک عہدیداروں کے افراد خاندان سے ملاقات کے لیے نکلے سری سلم پروجیکٹ میں پیش آئے حادثے میں مہلوک عہدیداروں کے افراد خاندان سے ملاقات کے لیے نکلے MP ملکاج گری ریونت ریڈی اور نائب صدر PCC ملوروی کودنڈی پروجیکٹ کے پاس روک کر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں اچپیٹ پولیس اسٹیشن روانہ کر دیا گیا۔ ఇవాళ విద్యుత్ శాఖలో చనిపోయిన ఉద్యోగస్తుల పట్ల మాకు కన్సర్న్ ఉంది, మాకు వాళ్ళ పట్ల సానుభూతి ఉంది, వాళ్ళకి న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది। అక్కడ జరిగిన పరిణామాలు చూసి చర్యలు తీసుకోమని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసే అవసరం ఉంది, అదేవిధంగా కుటుంబాలను ఆదుకోమని చెప్పే అవసరం మాకుంది। కాబట్టి మీరు ఆపకండి, దయచేసి మీరు మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంది అనుకుంటే వెనక ముందల మీరు వెహికల్ పెట్టుకోండి, మీ వెహికల్ లో తీసుకెళ్ళండి అక్కడికి। మీరు ఒక్క మాట చెప్పారు ఏమని, సార్ అక్కడ CBCID ఉన్నది, సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి, మీరు వెళ్ళొద్దు అన్నారు। నువ్వు తాడు కట్టుకో, ఏ ఏరియాకి సీన్ జరిగిన సంఘటన జరిగిన ఏరియాని మొత్తం। سری سلم پروجیکٹ ہائیڈرل پاور پلانٹ میں پیش آئے حادثے کو لے کر ریاستی حکومت نے ایک سنجیدہ اقدام کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اس حادثے کی CID کے ذریعے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اس ضمن میں چیف سیکرٹری سومیش کمار نے CID ایڈیشنل DGP گووند سنگھ کو تحقیقات کے لیے نامزد کیا ہے۔ گووند سنگھ آج سری سلم پہنچ چکے ہیں اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت ان سے مکمل جامع تحقیقات کی رپورٹ مانگی۔ صدر رکن پارلیمنٹ حیدرآباد مجلس اسدالدین اویسی کی موجودگی میں رکن اسمبلی چار مینار محمد ممتاز احمد خان نے خلوت میدان کووڈ-19 ریپڈ ٹیسٹ موبائل وین کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر صدر مجلس نے کہا کہ کورونا وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر کورونا کی علامات دیکھے جانے پر فوری اس کا ٹیسٹ کیا جائے۔ علاوہ اس کے حاملہ خواتین، ڈائلسس والے مریض اور قلب کے امراض میں متاثر افراد کو بھی ٹیسٹ کروانا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا مقامی رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کی نمائندگی پر یہ موبائل مرکز کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے۔ آج متعلقہ رکن اسمبلی جناب ممتاز احمد خان صاحب کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی چار مینار خلوت گراؤنڈ میں کووڈ-19 کے ٹیسٹنگ کے لیے ایک موبائل گاڑی کا
यहाँ पर इंतज़ाम किया गया और उसका इफ्तिताह भी MLA साहब ने किया है। मेरी मीडिया के ज़रिए से आवाम तक एक पैगाम मैं पहुँचा रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तमाम से गुजारिश है कि आप ये कोविड-19 के वायरस के सिलसिले में आप बेहतर जानते हैं कि पूरे मुल्क में अब तक करीब 55,000 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है और रियासत तेलंगाना में 744 लोगों की अमवात सिर्फ कोविड वायरस से हुई है। और आज के जो तेलंगाना में जो आदाद व शुमार आए हैं, जिसमें ये बात बताई गई है कि जुमे के दिन जो टेस्टिंग हुई उसके जो नतीजे आए हैं, करीब 1200 के करीब लोगों को कोविड हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शहर हैदराबाद में या हमारे मुल्क में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं या किसी ज़िले में रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस वायरस को रोकने के लिए अपना टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट फ्री में हो रहा है और अगर खुदा ना खास्ता ये टेस्ट में ये बात मालूम होती है कि किसी को पॉजिटिव आया है तो फौरन उनका तिबी इलाज या अस्पताल से उनको रुजू करवाया जाता है। कोरोना वबा के फैलाव के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से जारी खुसूसी हिदायत से शहर में जोश व खरोश में कमी देखी गई है। कई लोग जो हमेशा बड़े गणेश मूर्तियों का बिठाया करते थे, अब वो 2 या 3 फीट की ही मूर्तियों पर इत्तेफाक कर रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो है गणेश की मूर्तियां बनाने वालों पर। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन ने आज धूलपेट में वाक़े इन कारीगरों से बात की है जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। आइए डालते हैं इस पर एक तफसीली नज़र। मंगलार धुलपेट के रहने वाले कारोबार करते हुए भी ये तो हमारे 30 साल हो गए हमारे हाथ पे करते हुए। पहले हमारे पिताजी करते थे, वो टाइम से आज तक कभी ऐसा हालत नहीं देखे। फर्स्ट टाइम है ये हालत। अब जो तो यही कि 3 फीट का बनाना नहीं बनाना, छोटा सर का बना के बिठा लो, घर में फ़ोटो रख के पूजा कर लो बोल के पब्लिक बोली, गवर्नमेंट बोली। उसके बावजूद जो तो यही कि हम लोग क्या क्या बनाएंगे भाई, क्या करेंगे, आपके लॉस है पूरा A to Z लॉस है, कुछ नहीं है। 15 फीट का गणेश बनाने वाले 3-4 फीट का गणेश बना रहे, उसके बावजूद इन्होंने 8 दिन पहले जो परमिशन दी है कि आप कुछ भी बना सकते, कुछ भी बिठा सकते हैं। क्या 8 दिन 15 दिन में बनने वाला है गणेश? धूपकाले में गणपति बनता, असल मेन धूप में सूखना होने सही तरीके से हिट होना, तो तभी कस्टमर खरीदा सो वाला भी 200-250-300 किलोमीटर खरीद के ले आता, उन्हें एक क्रॉक भी नहीं आता उसमें। अब इन 8 दिन में बना के उसको बेचो बोल तो क्या बिक गया था गणेश? और ये तो यही बनाते हैं, हमारे गोदामा है और 10 लाख का माल बना है। और ये तो एकदम नक्को बोल दिए लॉकडाउन लगने के बाद। हम ये तो अब ये छोटा बनाए, वो भी ये तो पूरा फाइनेंस से लेके तो बनाए सो है कर्जे में। ये तो अब गोदाम हो गए कि गोदाम के तो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए किराया देना पड़ता महीने को और साल को। आपको अभी परमिशन क्या क्या मिला उसमें? खाली सिर्फ 5 फीट से तो 0 पॉइंट तक मिला, वो भी अब दिए। एक आपने राखी पूनम के पहले दिए 5, नहीं तो उसके पहले तो 3 फीट 2.5 फीट बनाओ बोल के बोले। अब ये तो बनाए हम लोग तो पूरा लास्ट में परेशान है। पूरा फाइनेंस वाले को तो फाइनेंस बनना ही पड़ेगा कि आप जो गोदाम लिए उनको किराया ही देने पड़ेगा। माल तो उसके अंदर ही रखा हुआ है। अब फाइनेंस आपने किराया नहीं दिया तो उन्होंने फिर आते साल तो माल ही उठाने नहीं देता हूँ। गोदाम कितने आपके? 3 गोदाम है, एक जुमेरात बाजार में, एक यहाँ नीचे है, एक ये तो शिलाल नगर में है। पिछले साल अब यहाँ पर लाके पिछले साल से ये साल में क्या कमाई का नुकसान हुआ? बहुत अपने कुछ कम तो 8-10 लाख का नुकसान है। खाली 5 फीट का जो बोले वो भी। ऑल इंडिया थिंक टैंक के सदर डॉक्टर शमशाद कादरी ने आज अपने दफ्तर में मुनाकिदा एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को चाहिए था कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत से कबल अगर वो मुस्लिम उलेमा और दीगर जिम्मेदारान से बात करते हुए इनकी राय पर अमल करते तो आज ये एक संगीन मसला नहीं होता। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि गलती का इतराफ़ करे और मस्जिद को वहीं उसी मकाम पर तामीर करे। इस कॉन्फ्रेंस में दीगर कायदीन MM शरीफ, मोहम्मद अतीक पाशा एडवोकेट, शेख मोहम्मद उमर वगैरह मौजूद थे।
मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि आप मस्जिद गिराने से पहले उलमाए इकराम, दानिशवारान मिल्लत, नौजवानान मिल्लत और जितनी मिली समाजी जितनी तंजीमें हैं उनको आप अगर बुला के उनसे बात करके अगर उनको अपने फेवर में लेते हुए, उनको अपने एतमाद में लेते हुए अगर आप मस्जिद गिरा के इस बात का वादा करते कि जहां मस्जिद गिरी अगर वहीं मस्जिद बनाते तो मैं समझता हूं कि जो जख्म मुसलमानों के दिलों पे और हिंदुओं के दिलों पे लगा है, जिस तरीके से मस्जिद को शहीद किया गया, जिस तरह मंदिर को मिसमार किया गया, वो मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत दर्द कम होता था। मगर आज मुसलमानों में और हिंदू भाइयों में जिस तरीके की बेचैनी और जो है बेचैनी फैली हुई है, अगर चीफ मिनिस्टर साहब थोड़ी समझदारी से काम लेते हुए अगर सब इन तमाम हजरात को बुलाकर उनको एतमाद देते हुए अगर मस्जिद गिराते और इस बात का वादा करते कि जहां मस्जिद गिरी वहीं मस्जिद बनाई जाए। मैं खास तौर से इस बात का भी हैरत का इजहार करना चाहूँगा कि जब मस्जिद दोनों मसाजिद जो है वक्फ के अंडर में आती हैं तो होना ये चाहिए था कि चीफ मिनिस्टर साहब को सलीम साहब चेयरमैन जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको बुला के उनको बात करते हुए इस बात का उनको इत्तला देनी चाहिए थी कि भाई हम ये मसाजिद गिराए हैं, नई जो है बिल्डिंग बना रहे हैं। नई बिल्डिंग बनाने से हमको किसी किस्म का, हमारी एसोसिएशन को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। इस वास्ते एतराज़ नहीं है कि वो गवर्नमेंट का मामला है, हुकूमत का मामला है, वो जो चाहे कर सकती है, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है। मगर ये जो जज्बात से हमारे खिलवाड़ किया गया है, जो जख्म हमारे दिलों पर लगा है, वो बहुत ही जो है एक इस तरीके से जो है आपने इक़दाम किया है जो हिंदुओं और मुसलमानों में एक जो है बेचैनी का माहौल पैदा हो गया है। इससे पहले भी हमने जो है हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया था 15 दिन पहले कि भाई जिस जगह मस्जिद को जो है मिसमार किया गया, जहाँ मंदिर को तोड़ा गया है, उसी जगह पर मंदिर को और मस्जिद को बनाया जाए। हैरत इस बात की है कि आपकी मीटिंग होती है, आपकी मीटिंग जो है आपकी बिल्डिंग का जो नक्शा जो है आप मंजूरी देते हैं, सेक्रेटरीट की मंजूरी देते हैं, मगर उसमें मंदिर और मस्जिद का कहीं तस्करा नहीं किया गया। तो इस बात से हमको इस बात का जो है शुबा है कि आप हमेशा वादे करते रहे। मस्जिद फारूक जो है एयरपोर्ट पे जो मस्जिद थी, जैसे ही तेलंगाना गवर्नमेंट बनेगी वहाँ मस्जिद फारूक का संग बुनियाद रखा जाएगा, मगर आज तक उसका संग बुनियाद नहीं रखा गया। अंबरपेट की एक खाना मस्जिद का भी वादा किया गया जिसमें महमूद अली साहब ने भी कई मरतबा जो है वादा किया कि उसी जगह पे मस्जिद बनेगी, सिर्फ बातें वादे पे रह गई। उसी तरीके से सिद्दीपेट में कभी आशुर खाना तोड़ा गया, वहाँ भी एक वादा किया गया था कि भाई हम जो है आशुर खाना हो या मस्जिद हो या मंदिर हो उसी जगह पे हम तामीर करेंगे, मगर सिर्फ बातें और झूठे वादों पे जो है मामला खत्म हो गया। करीमनगर में धोखाधड़ी का एक और वाकया रौनुमा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक साई चिंटू नामी एक टीआरएस यूथ कायद ने अपने आप को केटीआर का करीबी जाहिर करते हुए लोगों को मुलाजिमत दिलाने का वादा करते हुए खूब रकम बटोरने का काम किया। मुतासरीन की जानिब से मुलाजिमतें न मिलने पर करीमनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर करीमनगर टास्क फोर्स पुलिस ने साई को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से चीफ मिनिस्टर केटीआर के नकली लेटर हेड दस्तयाब हुए हैं। टास्क फोर्स अब इस बात की भी तहकीकात कर रही कि कहीं इसने इस लेटर पैड का इस्तेमाल तो नहीं किया। ऑल इंडिया सूफी उलमाए कौंसिल की जानिब से आज एक सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब करते हुए सदर कौंसिल जनाब हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन ने कहा कि आयमा व मौज़नीन को एजाज़िये की इजराई यकीनन एक कारनामा है, लेकिन हुकूमत इस पर अमलावारी से क़ासिर है। उन्होंने कहा कि पिछले कई माह से आयमा और मौसमीन अपने तनख्वाहों से महरूम हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बाकी एजाज़िया की फौरी इजराई अमल में लाए और ये देखे कि हर माह पहली तारीख को एजाज़िया आयमा और मौज़नीन के अकाउंट्स में पहुँच रहा है या नहीं। रियासत तेलंगाना के आयमा व मौज़नीन हजरात जो मसाजिद में शबाना रोज़ अल्लाह के बंदों की और अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए हमारी हुकूमत तेलंगाना 5,000 रुपये माहाना एजाज़िया का ऐलान किया और करीब 10,000 के करीब आयमा व मौज़नीन की कार्रवाई मुकम्मल हुई और उनके लिए एजाज़े जारी हुए। यहाँ पर ये बात कहना है कि ये एजाज़िये हर महीना आइम्मा मौज़नीन को नहीं मिल रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने इसकी रुकावट हो रही है और मुल्क के जो हालात है और हर इलाके के जो हालात है सबके सामने है कि लॉकडाउन के बाद मईशत जो ना तबाह हो चुकी है
اور مساجد میں جو چندے وغیرہ وصول کیے جاتے تھے اس میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے، اور ائمہ موذنین کو ماہانہ وہاں سے جو ہے نا مشاہرات ملنا تقریباً دشوار ہو چکا ہے۔ ان حالات میں اگر حکومت ان کی بروقت مدد نہیں کی تو پھر اتنے ہزار ائمہ موذنین کے لیے زندگی گزارنا ایک مشکل مسئلہ جو ہے نا درپیش آ رہا ہے۔ تو میں حکومت تلنگانہ سے اور وقف بورڈ سے اور جناب مائنارٹی منسٹر سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان ائمہ موذنین کے ماہانہ اعزازیے کو بلا کسی تاخیر کے ہر مہینے کے اجرا کو یقینی بنائیں، تاکہ ان کو وقت پر اگر یہ اعزازیے مل جائیں تو ان کے گھر کے اخراجات کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات سب پر آیا ہے کہ کسی بھی مسجد میں 5-7 ہزار سے زیادہ کسی امام مؤذن کا کوئی جو نا مشاہرہ نہیں ہے، تو پھر اب ایسے میں یہ لوگ کا گزارا کس طرح ہوگا؟ اب حکومت کی طرف سے یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے اس کی جتنی تعریف کی گئی کم ہے، لیکن اس میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے، آل انڈیا صوفی علماء کونسل ہمارے چیف منسٹر صاحب سے پرزور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ان ائمہ موذنین کے اعزازیے کو ہر مہینہ جاری کرنے کے احکامات جاری فرمائیں، اور مائنارٹی منسٹر صاحب اور ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب آپ اگر اس پر توجہ دیں گے تو پھر ان ائمہ موذنین کے تکالیف کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن آئین دکن کی اہم خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ تنوشین کو اجازت، اللہ حافظ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔